ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1, नफरत के विरुद्ध। लेकिन आम जनता और सत्ता के बीच कड़ी के रूप में काम करने वाले समाचार माध्यमों में टेलीविजन चैनलों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे इस जिम्मेदारी को लेकर कोताही बढ़ी है। आज हालत यह है कि टीवी चैनलों पर खबरों के प्रस्तुतिकरण और उनके प्रस्तुतकर्ताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इन दृश्य माध्यमों के मंचों पर पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करके नफरत केंद्रित विचारों को जिस तरह जगह मिल रही है, वह चिंताजनक है। गौरतलब है कि नफरत भरे बयान के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों के काम करने के तरीकों लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि घृणा भाषण एक खतरा बन गया है, उसे रोकना होगा। अदालत ने कई स्पष्ट टिप्पणियां की जो एक तरह से दृश्य माध्यमों के प्रभाव के मद्देनजर उसकी भूमिका को कटघरे में करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि आजकल टीवी चैनल प्रतिस्पर्धा के साथ साथ समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। अगर कोई टीवी समाचार एंकर नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है, तो उसे क्यों नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि प्रिंट मीडिया के विपरीत समाचार चैनलों के लिए कोई भारतीय प्रेस परिषद नहीं है। सवाल है कि आखिर यह स्थिति क्यों आई कि इस मसले पर देश की शीर्ष अदालत को फिक्र जाहिर करने की जरूरत पड़ रही है। अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि अगर नफरत फैलाने में जिम्मेदार समाचारों के प्रस्तुतकर्ता या एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तब सभी लाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में भी शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने दिल्ली पुलिस से सख्त सवाल पूछे कि अब तक जांच कहां पहुंची और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। सौहार्द को बाधित करने वाले नफरती या भड़काऊ भाषणों को लेकर अदालत की चिंता समझी जा सकती है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अहम पहलू है, लेकिन अगर किसी बयान को सनसनी बनाकर पेश करने से समाज और देश में सौहार्द के उलट नफरत का माहौल बनता है, तो ऐसी अभिव्यक्ति की कीमत क्या होगी। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से टीवी चैनलों पर होने वाली बहसें किसी मुद्दे को स्पष्ट करने और हल की राह निकालने के बजाय महज सनसनी फैलाने और संकीर्ण आग्रहों के आधार पर ध्रुवीकरण करने का वाहक बनती गई है। विडंबना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए किसी संचालक या संबंधित टीवी चैनल के प्रबंधकों की जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। दूसरी ओर अखबार या पत्रिका जैसे प्रिंट माध्यमों में समाचार या किसी भी सामग्री की प्रस्तुति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने के लिए बाकायदा भारतीय प्रेस परिषद जैसी संस्था है। दरअसल प्रिंट माध्यमों में आज भी जिस तरह की जवाबदेही की भावना मौजूद है, वह टीवी चैनलों में कम देखी जाती है। जबकि दृश्य माध्यमों में किसी खबर या बहस की प्रस्तुति के प्रभाव की तीव्रता ज्यादा होती है। अफसोस की बात है कि समय के साथ शक्तिशाली होते टीवी चैनलों में प्रभाव डालने की क्षमता के समांतर अपेक्षित गंभीरता और संवेदनशीलता की कमी होती गई है। इसलिए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसे आईना मानकर सुधार पर गौर करने की जरूरत है। खबर संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के अच्छे नहीं आसार। स्थिरता के लिए बेहतर सिद्ध होगा। क्या इस साल वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट से कोई राहत मिलेगी और कोविड-19 पर अंततः पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकेगा? ब्रह्मा चेलानी, बीता साल शांति के नहीं बल्कि सशस्त्र टकराव के नाम रहा। जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, तो यमन और सीरिया से लेकर इथियोपिया तक युद्ध की आग भड़कती रही। इस बीच कई देशों में आंतरिक संघर्ष भी तेज होता गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बेल्ट से लेकर म्यांमार और नाइजीरिया में ऐसा देखने को मिला। हालांकि दुनिया पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा असर डाला तो यह यूक्रेन में छिड़ा वह युद्ध ही था, जिसने वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट उत्पन्न कर दिया और इससे तमाम देश बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे में कुछ सवाल स्वाभाविक है। क्या 2023 अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए बेहतर सिद्ध होगा? क्या इस साल वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट से कोई राहत मिलेगी और कोविड-19 पर अंततः पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकेगा? वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल से ऊर्जा संसाधनों के दाम खासे बढ़ गए हैं। इसकी एक वजह यूरोप की सस्ते रूसी ऊर्जा संसाधनों से किनारा करना रही।
जिसने उसकी वृद्धि को शक्ति दी थी। वैश्विक ऊर्जा खपत में यूरोपीय संघ की 11% हिस्सेदारी है। इसे देखते हुए एक ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय तेल और एलएनजी आपूर्ति पहले से ही तंग है, तब उसके वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की ओर पलायन के गहन वैश्विक दुष्प्रभाव दिखे। ऊर्जा की ऊंची कीमतों ने कई देशों में महंगाई को बेलगाम कर दिया, जिसने दैनंदिन जीवन को दुश्वार बना दिया। इसी परिदृश्य में इस साल वैश्विक मंदी की आहट सुनाई पड़ रही है। जब कोविड-19 की आशंका कमजोर पड़ती और जनजीवन सामान्य होता दिखने लगा, तो चीन में कोविड की नई सुनामी ने वैश्विक स्तर पर नए संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है। 3 साल पहले चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के शासन ने घरेलू स्तर पर कोविड पर पर्दा डालने के फेर में एक वैश्विक महामारी को जन्म दिया। चीन ने हाल में अपनी शून्य कोविड नीति को एकाएक समाप्त कर सभी बंदिशें हटा दी, जिसका नतीजा कोविड की जबरदस्त लहर के रूप में सामने आया और यह आशंका बढ़ गई है कि यह देश दुनिया में किसी नए वेरिएंट को भेज सकता है। इस आशंका को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि कोविड की मौजूदा लहर को अपने ही देश में नियंत्रित रखने के बजाय चीन ने अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही से जुड़े सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। इस महामारी को लेकर चीन का रवैया शुरू से ही संदिग्ध रहा है। जब कोविड-19 उसकी सीमाओं के भीतर पनपा, तो उसने वुहान और वायरस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विदेश जाने की अनुमति तो जारी रखी, लेकिन उनकी घरेलू आवाजाही प्रतिबंधित कर दी ताकि वे बीजिंग, शंघाई और अन्य चीनी शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण न ले जाएं। जब थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में कोविड के मामलों की कड़ी वुहान से जुड़ी, तब जाकर उसने 21 जनवरी 2020 को अपने यहाँ कोरोना की बात मानी। तभी उसने यह भी माना कि इसका मानव से मानव में संक्रमण हो रहा है। उसके बाद भी कोविड की उत्पत्ति और वुहान की प्रयोगशाला से जोड़ी जा रही कड़ियों को लेकर चीन ने दुनिया को अंधेरे में रखा और अपनी ताकत से इससे जुड़ी जांच को प्रभावित किया। अब तक करीब 67 लाख लोगों का काल बन चुकी महामारी से भी स्वास्थ्य के मोर्चे पर नया संकट आसन्न दिखता है। याद रखें कि वुहान में विज्ञान की आड़ में मानवता के प्रति ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ है जो परमाणु हथियारों से भी खतरनाक है। 2022 शांति के लिहाज से बढ़िया नहीं रहा और नए शीत युद्ध के चलते 2023 के भी कुछ बेहतर रहने के आसार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जहां शक्तिशालियों के विरुद्ध शक्तिहीन होते हैं, वहीं निर्बलों के विरुद्ध ताकतवर। अंतर्राष्ट्रीय टकराव अक्सर तभी बढ़ते हैं जब बड़ी शक्तियां अपनी सुरक्षा दायरे को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसमें प्रतिद्वंद्वी या उभरती शक्तियों की काट के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी शामिल है। यदि किसी महाशक्ति को लगे कि उसके पारंपरिक प्रभाव वाले दायरे का देश प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के पाले में जा रहा है, तो वह इस दिशा को पलटने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जैसा यूक्रेन के मामले में रूस ने किया। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर अपना दबदबा कायम करने के बाद रूस ने अक्टूबर से यूक्रेन के संवेदनशील बुनियादी ढांचे, विशेषकर ऊर्जा ग्रिड को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाना शुरू किया। इसके पीछे उसकी रणनीति बेरहम सर्दी के मौसम में यूक्रेन को अंधेरे में रहने और शीत का कोप झेलने पर विवश कर उसका हौसला तोड़ने की लगती है। पश्चिम से एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम अन्य हथियारों की निरंतर प्राप्ति के बावजूद यूक्रेन रूस के ऐसे हमले नहीं रोक पा रहा। रूस यूक्रेन मामले पर अमेरिका में बदल रहे घरेलू विमर्श के बीच एक तथ्य यह भी है कि उसने 2022 में यूक्रेन को करीब 50 अरब डॉलर की मदद दी और उसके नए 1.66 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर व्यय में यूक्रेन के लिए 45 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता की योजना भी शामिल है। यह संभवतः विगत 7 दशकों में किसी भी यूरोपीय देश को मिली सबसे बड़ी अमेरिकी वित्तीय सहायता है। इसके बावजूद इसकी समर्थक अमेरिकी लॉबी को यह किफायती लगता है, क्योंकि यह अमेरिकी रक्षा बजट का मामूली हिस्सा है और इससे अमेरिका को अपना एक भी सैनिक गंवाए बिना शत्रु की सैन्य शक्तियों को पुनः करने में सहायता मिल रही है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका का ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों से भटक रहा है। इसे लेकर खतरा बढ़ गया है कि चीन ताइवान के विरुद्ध मुहिम छेड़ सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले शी ताइवान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। ताइवान पर चीनी हमले का असर यूक्रेन पर रूसी हमले से भी कहीं ज्यादा होगा।
2023 अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि जहां यूक्रेन में युद्ध थमता नहीं दिख रहा, वहीं चीन ताइवान से लेकर हिमालयी क्षेत्र में दुस्साहस दिखाते रहने से बाज नहीं आएगा। लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं। खबर संख्या 3, देश का नेता कैसा हो, बिल्कुल ऐसा वैसा हो। हमें इतनी अक्ल है कि हम अपने अज्ञान की सीमा से परिचित हैं। ज्ञान के सागर की एक बूंद भी चखना पूरी जिंदगी के प्रयासों का सुखद परिणाम है। हमें पता है कि अपना जन्म एक शहर में हुआ है और आज तक हमने उस कष्टसाध्य जीव के आवास या कर्मस्थल के दर्शन नहीं किए जो अन्नदाता कहलाता है। सुना अवश्य है कि फुर्सत के क्षणों में कड़ी मेहनत को समर्पित यह प्राणी पेड़ की छाव में चारपाई डालकर अपने जैसे सहकर्मियों से चर्चा करता हुक्का गुड़गुड़ता है। आजकल उसके अनुकरण में कुछ नकलची चाय पर चर्चा करते हैं। हमें इंतजार उनके हुक्का गुड़गुड़ाने का है। उनके किसान के अभिनय में बस यही कसर है। नगर की हुक्का बार में जाने से उन्हें परहेज है। उनकी छवि का क्या होगा? कुछ को भ्रम है कि जनमानस पर उनका ऐसा प्रभाव है कि प्रेरित होकर लोग कहीं हुक्का न गुड़गुड़ाने लगे। कोई उन पर ग्राम्य जीवन से अपरिचय का दोष न लगा दे, इसलिए उन्होंने गांव में रात बिताने का कष्टप्रद प्रयोग कई बार दोहराया है। जिस ग्रामवासी को यह सौभाग्य मिलता है, उसकी चांदी है। उसके घर बिजली की आपूर्ति का प्रशासन पूरा ध्यान रखता है। मच्छर खटमल से बचने के लिए वहाँ केमिकल छिड़काव किया जाता है, साथ ही गद्दों और साफ चादरों का प्रावधान भी। उसे किसान का भोजन न खाना पड़े, इसलिए 5 तारा होटल से सबके लिए खाना आता है। किसान पर एहसान कर नेता प्रसन्न है। उसके ग्राम जीवन का यह प्रमुख प्रशिक्षण सियासी जीवन का अनिवार्य अंग है। दीगर है कि आज भी उसे बैल और सांड का अंतर नहीं पता। प्रचार तंत्र के योगदान से ऐसों को सर्वज्ञ होना ही होना। वह उसे किसान, रक्षा क्षेत्र का जानकार, चीनी मनोविज्ञान का विद्वान, गरीबों का मसीहा, रोजगार का अर्थशास्त्री जैसे रावण से अधिक सिर देने पर आमादा है। सर्वज्ञों की यह प्रजाति सिर्फ भारत में पाई जाती है। लोकप्रिय नारा है, देश का नेता कैसा हो, बिल्कुल ऐसा वैसा हो। खबर संख्या 4, गोदी में बच्चा लेकर ई-रिक्शा चलाती महिला। सिंगल मदर होना किसी भी महिला के लिए ढेर सारी चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाली इस महिला ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। इस महिला का नाम चंचल शर्मा बताया जा रहा है। अपने बच्चे के लिए महिला जिस तरह का जीवन जी रही है, उसके बारे में जानकर सभी लोग उसके फैन बन रहे हैं। बता दें कि चंचल शर्मा ज्यादातर पुरुषों के द्वारा ड्राइव किए जाने वाले ई-रिक्शे को चलाने का काम करती है। आपको इस महिला की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी। महिला रोजी रोटी कमाने के लिए अपने कंधे से बच्चे को बांधकर ई-रिक्शा चलाती है। सुबह 6:30 बजे से अपने वाहन को सड़क पर लेकर जाती है और यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती है। दोपहर में बच्चे को नहलाकर फिर से ई-रिक्शा चलाने में जुट जाती है। नोएडा सेक्टर 62 से लेकर नोएडा सेक्टर 59 के बीच चंचल ई-रिक्शा ड्राइव करती है। सड़क पर इन्हें देखकर नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने बच्चे के जन्म के महज 2.5 महीने बाद ही चंचल ने नौकरी तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अपने बेटे को कहीं छोड़ने की व्यवस्था न बन पाने पर महिला को ई-रिक्शा खरीदना पड़ा। इस तरह से महिला अपने बेटे को अपने साथ ही रख सकती थी। चंचल अपने पति से अलग हो चुकी है और एक कमरे में अपनी मां के साथ रहती है। उनकी मां भी ठेले पर प्याज बेचती है। दिन के 700 रुपए की कमाई में से 300 रुपए प्राइवेट एजेंसी को जाते हैं, जिसने चंचल को कर्ज दिया था। ये महिला अपने बेटे को एक बेहतर जीवन देने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। खबर संख्या 5, भूकंप बचा लेगा अनोखा बेड। सोशल मीडिया पर यूं तो कई वीडियोस वायरल होते हैं। कुछ हमारे मतलब के होते हैं और कुछ सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए होते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेड का 3D मॉडल बना हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है
कि कैसे भूकंप आने पर ये बेड़ हमारी रक्षा करता है। सोशल मीडिया पर भले ही यह एनिमेशन के रूप में मौजूद है, मगर ये वीडियो हमारे बहुत ही काम का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भूकंप आने पर बेड़ हमारी रक्षा करता है। ये बेड़ बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। इस बेड़ पर सोने वाले शख्स की जान बच सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बेड में पानी, भोजन समेत मेडिकल किट भी मौजूद है। लोग इस बेड का इस्तेमाल कर अपनी रक्षा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को लोग शेयर भी कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो बहुत ही अनोखा है और जरा हटके है। इस वीडियो को नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, ये तो बहुत ही उपयोगी बेड है, सोने के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी करता है। वहीं इस वीडियो पर एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, बहुत ही सही वीडियो है ये। खबर संख्या 6। हेराल्ड लोफलर। एक ताज़ा हिमपात के बाद आप देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया के उच्च देश में ताज़ी गिरी हुई एस्पन पत्तियों के बीच आराम करने के लिए जानवरों ने कहां और कैसे अपना रास्ता बनाया है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।